हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अर्नब क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लाए हैं बीएड सेकेंड ईयर 2021-22 के पेपर का सल्यूशन। पेपर का नाम है एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, पर्यवेक्षण का मूल उद्देश्य है। तो पर्यवेक्षण का मूल उद्देश्य है शिक्षकों के तरीकों में सुधार करना। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, वैज्ञानिक पर्यवेक्षण के बारे में किस विद्वान ने सर्वप्रथम बताया। तो ये डॉक्टर आर के मुखर्जी ने बताया था। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, शिक्षा पर्यवेक्षण का उपयोग होता है। तो शिक्षा पर्यवेक्षण का उपयोग सुधार हेतु सुझाव देने में, शिक्षण का निदान करने में, प्रोत्साहन देने में उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, अध्यापक मंडल विकास के हेतु औपचारिक विचार विमर्श के रूप में है। पैनल विचार, परिसंवाद, वाद विवाद, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, संस्थागत शासन के कार्य हैं। तो संस्थागत शासन के कार्य, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टाफ मूल्यांकन सहायक है। तो स्टाफ मूल्यांकन, इसका ऑप्शन भी डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन शिक्षकों के व्यावसायिक विकास से संबंधित है। तो ये एनसीईआरटी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, पर्यवेक्षण शिक्षक के विकास के बालक की अभिवृद्धि तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार से संबंधित है, किसका कथन है। तो ये जॉन ए बर्टकी का कथन है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रधानाध्यापक विद्यालय के आंतरिक एवं बाह्य प्रशासन के मध्य एक कड़ी है, किसने कहा था। तो ये डॉक्टर एस एन मुखर्जी ने कहा था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, पर्यवेक्षण का कार्य क्षेत्र है। तो पर्यवेक्षण का कार्य क्षेत्र है प्रशासनिक क्षेत्र। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रबंधन के मुख्य कार्य हैं नियोजन, बजट, समन्वय। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रबंधन शासन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों, लक्ष्यों और नीतियों की क्रिया को क्रियान्वित करता है, किसने परिभाषित किया है। तो ये ऑप्शन डी इसमें हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रबंध को गतिशील और जीवनदायक तत्व किस विद्वान ने स्वीकारा है। तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा सही डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन इसका भी डी होगा, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रबंधन किस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। प्रशासन करना, नियोजित करना, व्यवस्था करना। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, नियुक्तियां और नियंत्रण कौन सा क्षेत्र करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रबंधन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 16, औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला है प्रबंधन, किसने कहा था। तो ये कहा था हरोल्ड कीट्ज ने। किसने कहा था, हरोल्ड कीट्ज ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, प्रबंध की विशेषता है। तो इसका ऑप्शन उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, पुस्तकालय विद्यालय का हृदय है, यह कथन किसका है। तो ये कथन क्रो एवं क्रो का है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव संसाधन है शिक्षक, विद्यार्थी, समुदाय, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, भौतिक संसाधन है विद्यालय भवन, विद्यालय फर्नीचर, पुस्तकालय। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंध मानवीय एवं भौतिक साधनों से उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समन्वय करना, किसने कहा है। तो ये कहा था हरोल्ड कीट्ज ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शैक्षिक प्रशासन की सिफारिशें थी। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के विभागों को सुदृढ़ करना, भारतीय शिक्षित सेवा गठित की जाएगी, विद्यालय संकुल विकेंद्रित किए जाएंगे। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तम कक्षा प्रबंधन हेतु शिक्षक का दायित्व है शिक्षण विधि एवं क्रिया, कक्षा के दैनिक कार्य, कक्षा में अनुशासन। तो उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, प्रजातांत्रिक विद्यालय प्रबंध के सिद्धांत हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा समानता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भौतिक संसाधन प्रबंधन की विशेषता है सामंजस्य, पर्याप्तता, कार्यकुशलता एवं एकता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पर्याप्तता, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पर्याप्तता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, खेल के मैदान तथा छात्रावास में बालक के दूसरों जो पाठ सीखते हैं वे विद्यालय में सीखे हुए पाठों से 100 गुना अधिक अधिक उपयोगी है, यह कथन किसका है? तो ये हमें मिला नहीं, तो ये हम छोड़ रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, पुस्तकालय क्यों महत्वपूर्ण है छात्रों में अध्ययन की आदत का विकास करना, ये भी सही है। निधनकारों को पुस्तकें एवं पत्रिकाएं उपलब्ध कराना, ये भी सही। छात्रों को समय के साथ सदुपयोग कर सिखाना, ये भी सही। इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, मानवीय संसाधनों के प्रबंधनों के क्या उद्देश्य हैं? मानवीय संसाधन प्रबंधन में अनुशासन की भावना, मानवीय समुदाय का अधिकतम सहयोग। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला के प्रबंधन के क्या लाभ हैं? प्रयोगशाला के प्रबंधनों के क्या लाभ हैं? मतलब कि इससे करके सीखना, प्रगतिशील शिक्षण विधियों का उपयोग, व्यावहारिक शिक्षा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन आपके सही हैं, प्रगतिशील शिक्षण विधियों का प्रयोग और करके सीखना। तो ये दो सही, इसलिए उपर्युक्त सभी डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन का सिद्धांत है लोकतांत्रिक प्रबंध, आंकड़ों का वैज्ञानिक संग्रहण, आधारभूत दर्शन। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इसके बाद अगला प्रश्न है 31, विद्यालय प्रबंधन के उपागम हैं। तो प्रभालय, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। मानव संसाधन उपागम, लागत लाभ उपागम, सामाजिक न्याय का उपागम, ये तीनों हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंध के स्तर हैं केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर, स्थानीय स्तर। डी इसका उपर्युक्त सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, शैक्षिक प्रशासन को नेतृत्व शैलियों की दृष्टि से कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3। इसके बाद अगला प्रश्न है 34, प्रबंधकीय कौशल कितने प्रकार का होता है? तो तकनीकी कौशल, मानव कौशल, संकारात्मक कौशल। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इसके बाद अगला प्रश्न है, कक्षा प्रबंधन के आयाम हैं। तो भौतिक आयाम, मनोवैज्ञानिक आयाम, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आयाम, ये सभी सही हैं। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, कक्षा कक्ष प्रबंध को प्रभावित करने वाले कारक हैं। शिक्षण की परिस्थितियाँ, शिक्षण अधिगम के उद्देश्य, शिक्षण रीतियाँ। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, कक्षा कक्ष प्रबंधन के सिद्धांत हैं आत्मनियंत्रण, समझ एवं स्वीकृति। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, कक्षा कक्ष प्रबंधन के उद्देश्य हैं कक्षा के समस्त सुविधाओं से परिपूर्ण बनाना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सरल एवं प्रभावशील बनाना, अधिगम को स्थायी बनाना। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, कक्षा प्रबंधन के पक्षों को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, द्वंद्व का अर्थ है संघर्ष। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, अंतर्द्वंद के स्वरूप हैं। अंतर्द्वंद एक प्रक्रिया है, अंतर्द्वंद अनिवार्य है, विपक्ष। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, अंतर्द्वंद के प्रकार हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। कार अंतर्द्वंद, संबंधात्मक अंतर्द्वंद। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। इसके बाद अगला प्रश्न है 43, अंतर्द्वंद के स्रोत हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। इसके बाद अगला प्रश्न है 44, अंतर्द्वंद के प्रबंधन का सिद्धांत है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों या समूहों के मध्य परस्पर समझौता न होना ही संघर्ष है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपने उद्देश्यों या विचारों की दूसरों से स्वीकृति चाहता है। किसने परिभाषित किया है? तो डी आर हैम्पटन ने परिभाषित किया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, संघर्ष प्रबंधन की संस्था की प्रमुख भूमिका है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, पारस्परिक संघर्ष के कारण हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों। सही ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है, पारस्परिक संघर्ष की अवस्था है अनुभूति अवस्था, अव्यक्त अवस्था, अभिव्यक्ति अवस्था। डी उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इसके बाद 49 है, कक्षा व्यवस्था में मुख्य रूप से कार्य करने होते हैं कक्षा नियंत्रण, बैठक व्यवस्था,
अच्छा आचरण, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये सभी कार्य होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, संघर्षों के समाधान हेतु मॉडल है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि केनेथ थॉमस मॉडल भी शिक्षा संघर्षों के समाधान पर आधारित है। नौकरशाही मॉडल, समझौता प्रतिमान, ये तीनों है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 51 क्वेश्चन है हमारा, नेतृत्व का अर्थ है अग्रसर करने वाला, जो अग्रसर करता है, मार्गदर्शक, तो ये तीनों सही है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा प्रयुक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है, नेतृत्व संगठन में व्यक्तियों के साथ साथ काम करने, उनकी प्रेरित करने तथा विकास करने की प्रक्रिया है, किसका कथन है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मार्टिन एम ब्रॉडवेल का सही कथन है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, नेतृत्व के प्रकार हैं, तो नेतृत्व उपरोक्त सभी, ये पदजनित नेतृत्व, व्यक्तिजन्य नेतृत्व, कार्यजनित नेतृत्व, ये सभी हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक नेता का कार्य होता है नियोजन करना, समन्वय करना, समस्या समाधान करना, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, शिक्षित नेतृत्व के लक्षण हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, लचीलापन, समीपता, स्वायत्ता, ये सभी होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है, शैक्षिक नेतृत्व का कार्य क्षेत्र है, तो शैक्षिक नेतृत्व का कार्य क्षेत्र ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है, प्रभावी नेता के महत्वपूर्ण गुण हैं, सूझबूझ, निर्णय शक्ति, संप्रेषण कौशल, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है, नेतृत्व के सिद्धांत हैं, व्यवहारवादी सिद्धांत, आकस्मिकता का सिद्धांत, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है, समग्र रूप से नैतिक शिक्षा शिक्षा से अलग नहीं है, ये कथन किसका है, तो ये कथन महात्मा गांधी का, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है, संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्ति द्वारा विचारों तथा मतों, भावनाओं के आदान प्रदान की कला है, किसने कहा था, तो ये न्यूमर तथा समर ने कहा था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 है, शैक्षिक नेतृत्व में दल निर्माण का क्या महत्व है, प्रोत्साहित करने में, रचनात्मक कार्य को बढ़ावा देने में, बेहतर संप्रेषण की सुविधा हेतु, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसके बाद अगला प्रश्न है, एल्गोरिथम एक संप्रेषण आव्यूह है, ये लिखित होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 है, शैक्षिक नेतृत्व एक प्रक्रिया है जिसमें नेता अपने समूह के निर्देशन करने से पहल करता है, किसने कहा था, तो ये कहा था जैकब गेटजल ने, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, संप्रेषण के प्रकार हैं, तो ऑप्शन डी, ये सभी तीनों, बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, प्रदर्शन, निरीक्षण, ये सभी संप्रेषण के प्रकार हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 है, प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व के विकास के सोपान हैं, तो ये सभी विकास के सोपान हैं, ऑप्शन ए बी सी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 66 है, प्रबंध ग्रिड संकल्पना का विकास किसने किया, तो ये किया था जॉर्ज टेरी एंड हेनरी फयोल ने, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, नेतृत्व का पथ लक्ष्य सिद्धांत किसने विकसित किया, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट जे हाउस ने, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, सत्ता की दृष्टि से नेतृत्व शैली कितने प्रकार की होती है, क्योंकि ये बहुत ही प्रकार की होती, भिन्न प्रकार की होती हैं, सबकी लेखों के अलग अलग अनुसार हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद 69 है, शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकता है, तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा शैक्षिक प्रवासन में, शैक्षिक प्रबंधन में, संस्थागत व्यवहार परिवर्तन में, इनमें से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा शैक्षिक प्रशासन में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 है, शैक्षिक नेतृत्व में संप्रेषण का क्या महत्व है, तो समस्याओं पृष्ठपोषण हेतु, टीम वर्क हेतु, समस्याओं को सरल समाधान हेतु, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 है, शिक्षा प्रशासन की प्रकृति क्या है, शिक्षा प्रशासन एक कला है, शिक्षा प्रशासन एक विज्ञान है, और ए व बी दोनों, तो इसमें से हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रशासन की भांति शैक्षिक प्रशासन 5 तत्वों नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय तथा नियंत्रण की एक प्रक्रिया है, किसने परिभाषित किया है, तो ये हेनरी फयोल ने परिभाषित किया, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रशासन का संक्रमण काल कब से कब तक माना जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 1920 से 1940 ईस्वी तक। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 74 है, शैक्षिक प्रशासन के क्या उद्देश्य हैं, तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक कौन था, तो आधुनिक शिक्षा का जनक थे मदन मोहन मालवीय, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 है,
वैज्ञानिक प्रशासन का आधार क्या है? वैज्ञानिक प्रशासन का आधार, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 शैक्षिक प्रशासन प्रक्रिया के विश्लेषण हेतु पोस्ट कोरप शोध किसने प्रस्तुत किया? तो लूथर गुलिक ने प्रस्तुत किया था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 है शिक्षा प्रशासन के मुख्य कार्य क्या हैं? तो शिक्षा प्रशासन व्यवस्था करना, नियोजन करना, नियंत्रण करना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 हो गया। इसके बाद 79 क्वेश्चन है शैक्षिक प्रशासन वस्तुओं के साथ साथ मानवीय संबंधों की व्यवस्था से संबंधित है, किसने कहा था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एस.एन. मुखर्जी ने, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एस.एन. मुखर्जी ने कहा था। इसके बाद अगला प्रश्न है 80 भारत में कितने क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेज हैं? भारत में कुल 4 क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेज हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद को संवैधानिक स्तर कब मिला? तो ये 1993 में मिला था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 82 केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो ये ऑप्शन भी हमको नहीं मिला, इसे हम छोड़ रहे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? तो ये 1945 में हुई, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 है निम्न में से कौन सा एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश राज्य का एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 80 शिक्षा का उत्तरदायित्व है। तो सबसे पहले शिक्षा का उत्तरदायित्व केंद्र सरकार राज्य सरकार का हुआ करता था, लेकिन संविधान में संशोधन के बाद अब जो शिक्षा का उत्तरदायित्व केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों का हो गया, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का दायित्व है शैक्षिक प्रशासन एवं शैक्षिक सुधारों का विकेंद्रीकरण करना, विद्यालय संकुल को सहयोग देना, आदर्श शिक्षा प्रशिक्षण के रूप में प्राथमिक शिक्षा को गुणात्मक सुधार करना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 है राष्ट्रीय अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1961, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1961। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 88 है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है, क्वेश्चन ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना सर्वप्रथम कब हुई? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1921, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू की गई? तो ये 1986 से 87 में लागू की गई। इसके बाद अगला प्रश्न है पर्यवेक्षण का तात्पर्य है पर्यवेक्षण दिव्यदृष्टि, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 है भारत में पर्यवेक्षण का प्रादुर्भाव कब हुआ? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 है शैक्षिक पर्यवेक्षण की आवश्यकता है शैक्षिक समस्याओं का निराकरण, सुविधा तकनीकी सहायता प्रदान करना, शिक्षकों के शिक्षण एवं कार्य क्षमता में वृद्धि हेतु, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इसके बाद अगला प्रश्न है शैक्षिक पर्यवेक्षण का कार्य क्षेत्र है निर्देशात्मक कार्य, पाठ सहगामी सक्रियाएं, शिक्षकों का मार्गदर्शन, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आज का जो पेपर हुआ था उसमें सभी अधिकतर उपर्युक्त सभी ऑप्शन ही करेक्ट सही हो रहे हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है शैक्षिक पर्यवेक्षण के प्रमुख कार्य हैं नेतृत्व प्रदान करना, प्रश्न पोषण करना, देना, आकलन करना, तो ऑप्शन सी करेक्ट डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 है पर्यवेक्षण उत्तम शिक्षण अधिगम की स्थिति के विकास करने की सहायक प्रक्रिया है किसने परिभाषित किया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विल्स किम्बल ने, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 है पर्यवेक्षण का उद्देश्य शिक्षण का विकास है, तो ये किसने कहा था? एडम्स एंड डिकी ने कहा था, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है शैक्षिक पर्यवेक्षण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो शिक्षक, सरकार, समाज, ये तीनों कारक हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 है संस्थागत प्रशासन में प्रधानाचार्य की भूमिका है शिक्षकों की उनकी विशेषता के अनुसार कार्य, विद्यालय के प्रगति एवं विकास के लिए, छात्रों में संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं व्यवहारात्मक विकास के लिए, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा
विद्यालय में प्रधानाचार्य से अपेक्षा की जाती है दैनिक बैठक करना, बजट तैयार करना, अध्ययन के पाठ्यक्रम को लागू करना। तो ये आप तो आपने कर ही लिया होगा, उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ये था आज का हमारे पेपर का सोल्यूशन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके ऐसे वीडियो लाते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।